हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 का चैप्टर 3 काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे कि आज हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती जी ने इस संस्मरण काले मेघा पानी दे में भारती ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। इसमें दिखलाया गया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। भाषा शैली में धर्मवीर भारती का कोई कहना नहीं। वो एक श्रेष्ठ कवियों में के साथ साथ श्रेष्ठ गद्यकार भी है। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। वे बड़ी से बड़ी बात को भी बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को वो बात छू जाती है। लेखक ने मुख्यतः खड़ी बोली सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। भाई उन्होंने इस संस्मरण में भाषा शैली सहज, सरल और स्वाभाविक एवं प्रसंगानुकूल है। प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, साधारण बोलचाल की भाषाओं के शब्द का तो सटीक प्रयोग किया है। उन्होंने मुहावरों के प्रयोग से भाषा में रोचकता उत्पन्न हो गई है। इन्होंने विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, संस्मरणात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। शब्द रचना अत्यंत श्रेष्ठ है। वस्तुतः धर्मवीर भारती आधुनिक युग के एक श्रेष्ठ साहित्यकार है। उनका स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्यकार में विशिष्ट स्थान है। तो इस प्रकार हमने शॉर्ट में चैप्टर के विषय में पढ़ा। हमने देखा कि धर्मवीर भारती जी ने अपने इस संस्मरण में किस तरह विज्ञान और विश्वास के द्वंद्व को बताया है। तो अब हम इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1, लोगों ने लड़कों की टोली की मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया है? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? आंसर, गांव के कुछ लोगों को लड़कों के नंगे शरीर, उछल कूद, शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ थी। वे इसे अंधविश्वास मानते थे। इसी कारण वे इन लड़कों की टोली को मेंढक मंडली कहते थे। यह टोली स्वयं को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी। ये बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाते थे। भाई ये जो इंद्र सेना थी, ये अपने आप को इंद्र सेना के सिपाही मानते थे बच्चे, और ये बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाते थे। बच्चों का मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं तथा उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरसकर सबको पानी दे। भाई उन बच्चों का मानना था कि हम सिर्फ उन्हीं के लिए पानी मांगते हैं और वो बदले में बादलों के रूप में बरसकर हमको सबको पानी दे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? भाई जीजी ने, लेखक की दीदी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? आंसर, यद्यपि लेखक बच्चों की टोली पर पानी फेंके जाने के विरुद्ध था। भाई लेखक जो है बच्चों की टोली पर पानी, इस तरह पानी को बर्बाद करने, पानी फेंके जाने के विरुद्ध था, लेकिन उसकी जीजी यानी दीदी इस बात को सही मानती है। वह कहती है कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम इस सेना को पानी नहीं देंगे
तो इंद्र हमें कैसे पानी देगा? भाई वो इस अंधविश्वास को मानते थे कि हम इंद्रसेना को पानी देंगे तो इंद्र हमें पानी देगा अर्थात वर्षा करेगा। यदि परमात्मा से कुछ लेना है, भाई वो जीजी मानती थी कि अगर हमें परमात्मा से कुछ लेना है तो पहले हमें परमात्मा को कुछ देना होगा, हमें कुछ देना सीखना होगा, तभी परमात्मा खुश होकर मनुष्यों की इच्छाएं पूरी करता है। भाई दीदी हर तरह से यह मानती है अगर हमें किसी से कुछ लेना है तो पहले हमें उसे कुछ ना कुछ देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? भाई यहाँ पर क्या कहा गया है? पानी दे गुड़धानी दे। गुड़धानी गुड़ व अनाज के मिश्रण से बने खाद्य पदार्थ को कहते हैं। बच्चे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग करते हैं। पानी से प्यास बुझती है, साथ ही अच्छी वर्षा से ईख व धान भी उत्पन्न होता है। यह गुड़धानी से अभिप्राय अनाज से है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है जो वर्षा पर निर्भर है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है जिससे लोगों का पेट भरता है और चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। भाई वर्षा अच्छी होगी तो गांव में कृषि अच्छी होगी और कृषि अच्छी होगी तो लोगों का पेट अच्छे से भर जाएगा और चारों ओर खुशहाली और हरियाली छा जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों को प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? भाई इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसलिए मुखरित हुई है कि एक तो वर्षा नहीं हो रही, दूसरे जो थोड़ा बहुत पानी गगरी में बचा था वह भी घड़े के टूटने से गिर गया। भाई जो थोड़ा बहुत पानी घड़ों के अंदर बचा हुआ था वो भी घड़ों के टूट जाने से गिर गया। अब घड़े में भी कुछ पानी नहीं बचा, इसलिए बैल प्यासे रह गए। बैल तभी खेत जोत सकेंगे जब उनकी प्यास बुझेगी। हे मेघा, इसलिए पानी बरसा ताकि बैलों और धरती दोनों की प्यास बुझ जाए, चारों ओर खुशी छा जाए। भाई यहाँ पर बैलों की प्यास और गगरी से मतलब है कि मेघों को बादलों को पानी बरसाने की विनती की जा रही है जिससे धरती पर सभी की प्यास बुझ सके और चारों ओर खुशियां छा सके। नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? भाई गंगा मैया की जय बोलकर ही इंद्रसेना काम क्यों करती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? भाई जो ये नदियां हैं उनका भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? आंसर, वर्षा न होने पर इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। भाई जो इंद्रसेना है, मेंढक मंडली है, वो को वर्षा न होने पर सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। इसका कारण यह है कि भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान सम्मान प्राप्त है। भाई भारतीय लोगों में जनमानस में गंगा नदी को मैया का स्थान दिया गया है और गंगा नदी का उनके जीवन में एक विशेष स्थान है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग होता है, उसे माँ का दर्जा मिला है। भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का बहुत महत्व है। देश के लगभग सभी प्रमुख बड़े नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। भाई आज के समय में नदियों के किनारे ही बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं और किनारे सभ्यता का विकास हुआ है और नदी के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ है। अधिकतर धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र भी नदी तट पर ही विकसित हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस, आगरा आदि शहर नदियों के तट पर बसे हैं। धर्म से भी नदियों का प्रत्यक्ष संबंध है। भाई यहाँ पर हमें बताया है कि धर्म से और धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र भी सब नदियों से का प्रत्यक्ष संबंध है। देश के लगभग सभी
नगर भी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में भी नदियों की बहुत महत्व है और लोग इसे माँ का दर्जा देते हैं। नदियों के किनारों पर मेले लगते हैं। नदियों को मोक्षदायिनी माना जाता है, यानी मुक्तदायिनी, मुक्ति दिलाने वाली माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती, हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। आंसर, लेखक का अपनी जीजी के प्रति गहरा प्यार था। वह अपनी जीजी को बहुत मानता था। भाई लेखक जो है वो अपनी जीजी यानी दीदी को बहुत ज़्यादा मानता था। दोनों में भावात्मक संबंध बहुत गहरा था। भाई दोनों के अंदर भावनात्मक संबंध बहुत गहरा था। लेखक जिस परंपरा का या अंधविश्वास का विरोध करता था, जीजी उसी का भरपूर समर्थन करती थी। भाई दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। धीरे धीरे लेखक और उसकी जीजी के बीच की भावनात्मक शक्ति बढ़ती चली गई। लेखक का विश्वास डगमगाने लगता है। वह कहता भी है कि मेरे विश्वास का किला ढहने का सारा श्रेय मेरी जीजी को जाता है। किला ढहने लगा था और उसकी जीजी लेखक की बुद्धि शक्ति को भावनात्मक रिश्तों से कमजोर कर देती है। भाई जो उसकी जीजी थी वो लेखक की बुद्धि को भावात्मक रिश्तों से कमजोर कर देती है। इसलिए लेखक चाहकर भी किसी बात का विरोध नहीं कर पाता। भाई वो अपनी जीजी की बातों को नहीं काटता था। वो चाहे अंधविश्वास की बात हो चाहे कुछ हो, वो सब कुछ करता था। जीजी की किसी बात का भी विरोध नहीं करता था। यद्यपि वह विरोध जताने का प्रयास करता है, लेकिन अंत में उसे जीजी के आके समर्पण करना पड़ता है। भाई अगर वो विरोध करने का प्रयास करता भी था तो आखिरी में आकर लेखक को ही समर्पण करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उल्लेख करें। आंसर, हाँ, इंद्रसेना आज के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। भाई इंद्रसेना जो है आज के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। ये सामूहिक प्रयास ही है जो किसी भी समस्या को सुलझा सकता है। भाई सामूहिक प्रयास ही किसी समस्या को सुलझा सकता है। सामूहिक शक्ति के कारण ही बड़े बड़े आंदोलन सफल हुए हैं। वृक्ष बचाओ, महात्मा गांधी के आंदोलन, जेपी आंदोलन आदि युवाओं की सामूहिक शक्ति के कारण ही सफल हो सके हैं। आज भी युवा यदि संगठित होकर कार्य करे तो अशिक्षा, आतंकवाद, स्त्री अत्याचार जैसी समस्याएं शीघ्र समाप्त हो सकती हैं। समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य संबंधी अनुभव विद्यार्थी स्वयं करें। भाई समाज में रचनात्मक कार्य जो होते हैं उनका अनुभव विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र विशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है? भाई जब आषाढ़ आ जाता है तो शुरू होता है, तब वो सभी महीनों में उल्लास क्यों भर देता है? आंसर, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 78% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। भाई भारत एक कृषि प्रधान तो है ही है, लेकिन देश की लगभग 78% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसलिए तकनीकी विकास के बाद भी बहुत कुछ कृषि पर निर्भर रहता है। कृषि के लिए सभी महीने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें से बैसाख महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी महीने में कटाई आरंभ होती है। यदि इस महीने में धूप खिली रहे, बरसात ना हो, तो धन धान्य भरपूर होता है।
किसानों के चेहरे खिले रहते हैं, इसलिए आषाढ़ का चढ़ना किसानों में उल्लास भर देता है, वह बहुत खुश रहते हैं। भाई यहाँ पे कहते हैं कि भारत का जो कृषि प्रधान देश है, वे कृषि करने वाले लोग हैं, वो तकनीकी विकास के बाद भी बहुत कुछ कृषि पर निर्भर रहता है। क्योंकि इस महीने, आषाढ़ के महीने में, बैसाख के महीने में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने कटाई का प्रारंभ होता है और इस महीने में धूप खिली रहे, बस बरसात ना हो और तो धन धान्य भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के संदर्भ में इसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में बादल की क्या भूमिका है। आंसर, निराला जी की बादल राग कविता में बादलों को क्रांति करने के लिए पुकारा गया है। भाई इस बादल राग कविता में बादलों को क्रांति करने के लिए पुकारा गया है। बादल समाज के शोषक वर्ग को समाप्त करके शोषित को उनका अधिकार दिलाता है। बादल क्रांति के प्रतीक है। बादलों की गर्जना से पूंजीपति वर्ग भयभीत होते हैं तथा बादल निर्धन वर्ग प्रसन्न होता है। हमारे जीवन में बादल की यह अहम भूमिका है। बादल धरती की प्यास बुझाते हैं, जीवों व वनस्पतियों में प्राणों का संचार करते हैं। बादलों को हमारा जीवन निर्भर है। भाई बादलों पर ही हमारा जीवन निर्भर है। जीवों और वनस्पति और प्राणों का संचार भी करते हैं, इससे कृषि कार्य संपन्न होता है। भाई बादलों जो है धरती की प्यास बुझाते हैं, सभी का प्राणों का जीवन का संचार होता है और बादलों पर ही जीवन निर्भर है और यह कृषि कार्य में भी संपन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, त्याग तो वह होता उसी का फल मिलता है। अपने जीवन के किसी प्रसंग से इस सूक्ति का सार्थार्थ समझाइए। आंसर, मैं मध्य वर्गीय परिवार से हूँ, किंतु हमारा परिवार बड़ा है। कमाने वाले सदस्य 2 ही हैं, इसलिए कमाई का साधन बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले दिनों एक भिखारी मेरे घर आया। कपड़ों के नाम पर उसके बदन पर फटा हुआ कुर्ता और टूटी हुई चप्पल थी। सर्दी के दिन थे, ऐसी हालत में और अधिक दयनीय लग रहा था। मेरे पास भी 2 ही स्वेटर थे। मैंने उसकी और स्थिति को देखते हुए अपना एक स्वेटर उसे दे दिया और वह आशीर्वाद देता चला गया। शायद मेरे लिए यही त्याग था। भाई शायद मेरे लिए तो यही त्याग था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया हुआ है। इस तरह के पर्यावरण से संबंधित अन्य फोटो के संकटों के बारे में लिखिए। आंसर, पर्यावरण से संबंधित अन्य संकट निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उद्योगों व वाहनों के कारण वायु प्रदूषण होना, भूमि का बंजर होना, वर्षा की कमी होना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना। ये सब चीज़ें उद्योगों व वाहनों के कारण वायु प्रदूषण होना पर्यावरण से संबंधित संकट हैं। धरती के तापमान में दिन बर दिन बढ़ोतरी होना भी उद्योगों व वाहनों के कारण वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, आपकी दीदी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती है? ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका रवैया क्या होता है, लिखिए। भाई हमारी दादी नानी भी ठीक उसी तरह बातें करती है जिस प्रकार की बातें लेखक की जीजी करती है। हमारी दादी नानी भी तरह तरह के अंधविश्वासों को सच्चा मानती है और वे कहती है कि पेड़ पर भूत बसते हैं। वो कहते हैं कि पेड़ पर भूत बसते हैं, कभी दोपहर में मीठा खाकर बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि कोई छींक दे तो भी शुभ कार्य के लिए नहीं जाना चाहिए। भाई हमारी दादी नानी कहती है, वो अंधविश्वासों में विश्वास करती रहती है। वो कहती है कि दिन के समय दोपहर में मीठा खाकर नहीं जाना चाहिए, पेड़ों पर भूत बसते हैं,
कोई छींक मार दे तो शुभ कार्य में विघ्न हो जाता है। दादी कहती है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम बिगड़ जाता है। इसी प्रकार चिमटा बजाने से घर की लकड़ी घर की में लड़ाई झगड़ा होता जाता है। मैं इन सारे विश्वासों को सुनकर अनसुना कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, बादलों से संबंधित अपने अपने क्षेत्र में प्रचलित गीतों का संकलन करें और कक्षा में चर्चा करें। आंसर, गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मोला, फिर पानी दे मोला, गुड़धानी दे मोला, आलो रे सामण महीनों आला रे, बिजली चमके बादल बरसे आलो री सामण आलो, सामण का महीना ठाडा झड़ लाया है, सलोबड़ अपनी गेलिया बीरा ने लाया है, जल के मरूंगी तरणी तीज ने, तेरे पे ही मैं बालम न घाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले 15-20 सालों में पर्यावरण से छेड़छाड़ के कारण भी प्राकृतिक चक्र में बदलाव आया है, जिसका परिणाम मौसम का संतुलन है। वर्तमान बाइपेन, राजस्थान में आई बाढ़, मुंबई की बाढ़ तथा महाराष्ट्र का भूकंप या फिर सुनामी भी इसी का नतीजा है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं में जुड़ी सूचनाओं, चित्रों का आंकलन कीजिए और एक प्रदर्शनी का आयोजन कीजिए जिनमें बाजार दर्शन पाठ में बताए गए विज्ञापनों को भी शामिल कर सकते हैं। अगर हाँ, ऐसी स्थितियों से बचाव के उपाय पर पर्यावरण की राय को प्रदर्शनी में मुख्य स्थान देना ना भूले। हमारे विद्यालय में पिछले दिनों में एक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया और वे विशेष आमंत्रित सदस्य थे। उन्होंने पर्यावरण संतुलन से बचने के लिए कई उपाय सुझाए जो इस प्रकार है। पानी का रिसाव रोका जाए। नंबर 2, देश की नदियों को जोड़ा जाए। नंबर 3, पानी की अंधाधुंध कटाई रोकी जाए। नंबर 4, बरसाती पानी को इकट्ठा किया जाए। नंबर 6, ऐसी योजनाएं लागू करें जो यथार्थ में लागू हो। खतरनाक गैसों को रोकने का उपाय किए। इस खतरनाक पानी को रोकने के लिए, गैसों को रोकने के लिए उपाय किए जाए। इस तरह हम पर्यावरण असंतुलन से बच सकते हैं। हम निम्नलिखित उपाय को पूरा करें तो हम पर्यावरण के असंतुलन होने से बच सकते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित जल की निकासी का उचित प्रबंध करें। निर्धारित मात्रा से अधिक खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें। मिल मालिकों को चाहिए कि वे पर्यावरण के संकट के प्रति सचेत रहे। गिरते भूजल स्तर को रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी बचाओ विज्ञापनों को एकत्रित कीजिए। सर, इस संकट के प्रति चेतावनी बरतते हुए आप किस प्रकार का विज्ञापन बनाएंगे? पानी संकट आज का सबसे बड़ा संकट है। इसे हर हाल में दूसरे लोगों की आवश्यकता है। संकट से बचने का विज्ञापन इस प्रकार है, वापी बचाओ, पानी बचाओगे तो अपना जीवन बचा पाओगे। यदि ना रहा तो कहाँ जाओगे? यदि पानी ना रहा तो कहाँ जाओगे? पानी की हर बूंद कीमती है, इसे बचाओ। पानी है तो जीवन है, वरना जीना कठिन है। भाई यहाँ पर कहा है कि पानी है तो जीवन है। भाई पानी है तो जीवन संभव है, वरना जीवन बहुत कठिन है। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक का मन कैसा है? लेखक का मन तर्कशील है और वह तर्क के आधार पर विश्वास को परखना चाहता है। भाई जो लेखक का मन है वो तर्कशील है और तर्क के आधार पर ही विश्वास को परखना चाहता है। वह चाहता है कि जो कुछ उसकी जीजी कहती है वह तर्क के आधार पर सिद्ध होना चाहिए। भाई उसकी दीदी जो कुछ भी बताती है वह तर्क के आधार पर सच होना चाहिए। इसलिए लेखक का किशोर मन बच्चों द्वारा पानी मांगने को पानी की बर्बादी के रूप में देखता है। उसे पानी की बर्बादी तभी लगती है कि सूखे में जहाँ लोग
प्यासे मरते हो, या वहाँ जहाँ पानी से मरना या नहाना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अंधविश्वास समाज के लिए लाभकारी है? आंसर, बिल्कुल नहीं। अंधविश्वासों के कारण ही समाज की गति रुक जाती है। व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। इन अंधविश्वासों के फेर में पड़कर लोग कर्म करना छोड़ देते हैं, केवल धर्म को ही सब कुछ मानते हैं। उनके अनुसार भाग्य ही सब कुछ होता है। भाई, अंधविश्वासों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें धर्म को ही सब कुछ मानना चाहिए, और भाग्य ही सब कुछ है। उनके अनुसार तो भाग्य ही सब कुछ है। वो अंधविश्वासों के फेर में पड़कर सब लोग कर्म करना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश के लिए किए गए प्रयत्न किस कोटि के हैं? बच्चों द्वारा बारिश के लिए किए गए प्रयत्न विश्वास के अंतर्गत आते हैं। भोले बच्चे बारिश के लिए लाने के लिए हर तरह से प्रयत्न करते हैं। वे नहीं जानते कि यह विश्वास है या अंधविश्वास है। वे तो चाहते हैं कि बारिश हो जाए, चाहे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य करना पड़े। वे बच्चे तो सिर्फ ये चाहते हैं किसी भी तरह बारिश हो जाए, और वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले मेघा पानी दे कैसा संस्मरण है? आंसर, काले मेघा पानी दे एक सार्थक संस्मरण है। इसमें लेखक के लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। लेखक जहाँ तर्क के आधार पर सब कुछ सिद्ध करना चाहता है, वहीं दीदी के विश्वास के सामने वह निरंतर हो जाता है। भाई, वो लेखक तर्क के आधार पर सब कुछ सिद्ध करना चाहता है कि अंधविश्वास बेकार होते हैं, लेकिन दीदी के विश्वास के सामने वह निरंतर यानी बेकार हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी दे की इंद्रसेना की तर्ज पर कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है? अपने विचार लिखिए। दिन दिन गहराते पानी के संकट में निपटने के लिए आज का युवा वर्ग इंद्रसेना की तर्ज पर सामूहिक आंदोलन चला सकता है। युवा वर्ग जागरूकता रैली निकाल सकते हैं। वे नुक्कड़ नाटकों, रेल पोस्टरों, चर्चाओं, रेडियो व टीवी के माध्यम से पानी के संरक्षण, उसके सदुपयोग आदि के बारे में जागृति पैदा कर सकते हैं। वे वृक्षारोपण करके तालाबों की खुदाई आदि के जरिए पानी के संकट को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले मेघा पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विचित्र का चित्र प्रस्तुत करती है। स्पष्ट कीजिए। लेखक अपनी जीजी से स्नेह करता है। भाई, जो ये लेखक है वो अपनी जीजी से बहुत स्नेह करता है, जीजी भी उसे बहुत चाहती है, दोनों का भावनात्मक लगाव है। लेखक जीजी के अंधविश्वासों को निरर्थक मानता है। भाई, वो अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता, पर अपने जीजी के अंधविश्वासों को निरर्थक मानता है, परंतु जीजी उसे अपने तर्कों से चुप करा देती है। अत्यधिक स्नेह भाव के कारण लेखक की तर्क क्षमता कमजोर हो जाती है। जीजी की भावनाएं लेखक की बुद्धि पर हावी हो जाती है। वह चाहकर जीजी के अंधविश्वासों का विरोध नहीं कर पाती। भाई, जो यहाँ पर लेखक की अपनी जीजी से जो स्नेह करता है, बहुत चाहती है जीजी जो उसको, और भावात्मक लगाव है, अंधविश्वासों को निरर्थक मानते हुए भी वो इसके प्रति चुपचाप रहता है, कोई तर्क नहीं करता, क्योंकि जीजी की भावनाएं लेखक की बुद्धि पर हावी हो जाती है और वह चाहकर भी जीजी के अंधविश्वासों का विरोध नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मवीर भारती मेंढक मंडली पर पानी डालना क्यों व्यर्थ मानते थे? भाई, जो मेंढक मंडली पर पानी डालना क्यों व्यर्थ मानते थे? लेखक मेंढक मंडली पर पानी डालना
व्यर्थ मानते थे, क्योंकि इस समय पानी की भारी कमी है। लोगों ने कठोरता से पानी के लिए बाल्टी भर पानी इकट्ठा कर रखा है। उसे इस मेंढक मंडली पर फेंकना पानी का घोर बर्बादी है। मेंढक मंडली पर पानी फेंकना पानी की घोर बर्बादी है। इससे देश व समाज की क्षति होती है। वह पानी को इस तरह फेंकने के सिवाय अंधविश्वास को कुछ नहीं मानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले मेघा पानी दे आधार पर लिखिए कि आज कैसी स्थितियों के कारण लेखक को कहना पड़ा, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। लेखक ने इस निबंध में सूखे के दिनों में अंधविश्वास के नाम पर पानी की बर्बादी पर कड़ा ऐतराज जताया है। वह समाज के दोहरे आचरण पर भी व्यंग्य करता है। आज समाज के हर क्षेत्र में सिर्फ मांग है, त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है, और सिर्फ मांग ही मांग है। कोई भी अपने कर्तव्य की बात नहीं करता। भाई अपने कर्तव्य की तो कोई भी बात नहीं करता। सभी भ्रष्टाचार की पोल खोलकर आनंद लेते हैं। दूसरों के काले कारनामों पर चटखारे लेते हुए नजर आते हैं, परंतु स्वयं भी भ्रष्टाचार का अंग बन रहे हैं। इसके कारण समाज में समृद्धि नहीं आती, वर्ग विशेषी फायदा उठाते रहते हैं। इन स्थितियों के कारण लेखक को कहना पड़ा, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति, कि हम लोगों को जो इन स्थितियों के कारण लेखक समाज में समृद्धि नहीं आ पाता और स्वयं भी भ्रष्टाचार का अंग बनता जा रहा है, और यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता। नेक्स्ट प्रश्न, मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में क्या भिन्नता आई है। भाई मेंढक मंडली पर पानी डालने के लेकर लेखक और जीजी के विचारों में अत्यधिक विभिन्नता आई है। लेखक आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित है। इंद्रसेना वर्षा की स्थिति में निरर्थक उछल कूद करती थी। उन पर पानी फेंकना मूर्खता था, क्योंकि पानी की भारी कमी थी। जीजी मेंढक मंडली पर पानी फेंकने को उचित मानती है। भाई लेखक की जीजी तो मेंढक मंडली पर पानी डालना उचित मानती है, लेकिन लेखक को यह सब बेकार लगता है, निरर्थक लगता है, और वह कहती है कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। यह पानी का अर्थ है, पहले त्याग करने से ही फल मिलता है। वह गेहूं की फसल पाने के लिए अच्छे बीजों को खेत में डालने का तर्क देकर अपनी बात को ठीक बताती है। भाई वो अपने ऊपर किसी को आने नहीं देती। उसे लेखक के आत्मसम्मान को भी गिरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले मेघा पानी दे में लेखक ने लोक मान्यताओं के पीछे छिपे किसी तर्क को उभारा है। आप भी अपने जीवन के अनुभव से किसी अंधविश्वास के पीछे छिपे तर्क को स्पष्ट कीजिए। आंसर में हमने बताना है। इसमें लेखक ने अंधविश्वासों के लोक मान्यताओं के तर्कों में सबसे प्रमुख भाव जन कल्याण स्वभाव का उभारा है। कष्ट के समय समाज का हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार सहायता में योगदान करता है। इस भावना के साथ धार्मिक मान्यताएं जोड़ी जाती है। भाई इस भावना के साथ एक धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, और ताकि व्यक्ति इन्हें आसानी से कर सके। भावनात्मक लगाव भी पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वासों को प्रसारित करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगरी फूटी बैल प्यासा कथन भारतीय जनजीवन पर स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद कितना उपयुक्त ठहरता है। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर, गगरी फूटी बैल प्यासा कथक आज के समय में पूर्णतः सही नहीं है। आज़ादी के बाद देश में बड़े बड़े बांधों में पानी इकट्ठा करके नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। आज किसान केवल वर्षा पर आश्रित नहीं है। खेती अब वर्ण का जुआ नहीं रही, और आज किसान के पास ट्यूबवेल, कुएं, नहरें आदि है।
इसके अलावा सूखा पड़ने पर सरकार द्वारा भारी आर्थिक मदद भी मिल जाती है। नई तकनीक, नए बीजों से कम पानी में अच्छी फसल उत्पन्न होती है। आज के किसान किसी भी दशा में बिल्कुल बदल गए हैं। भाई आज के किसानों की दशा है जो वो बिल्कुल बदल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म में कम पानी वाले दिनों में गांव-गांव डोलती मेंढक मंडली पर बाल्टी से पानी उड़ेलना जीजी के विचार से पानी का बीज बोना है कैसे? भाई जीजी के विचार में पानी का बीज बोना है कैसे? बाल्टी से पानी उड़ेलना। आंसर, जीजी का मानना है कि गर्मी के कम पानी वाले दिनों में गांव-गांव डोलती मेंढक मंडली पर एक बाल्टी पानी उड़ेलना पानी का बीज बोना है। यदि कुछ पाना है तो पहले त्याग करना होगा। ऋषि मुनियों ने त्याग व दान की महिमा गाई है। पानी के बीज बोने से काले बादलों को मेघों की फसल होगी, जिससे गांव, शहर, खेत खलिहानों को खूब पानी मिलेगा। भाई इसमें बताया है कि गर्मी के कम पानी वाले दिनों में गांव में जो मेंढक मंडली होती है, एक बाल्टी पानी उड़ेलना पानी का बीज बोने के बराबर होता है। यदि कुछ पाना है तो हमें कुछ त्याग करना होगा। ऋषि और मुनियों ने त्याग व दान की महिमा गाई है। पानी के बीज बोने से काले मेघों की फसल होगी, जिससे गांव, शहर, खेत खलिहान लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने का समर्थन क्यों नहीं करता था? उसके रूठ जाने पर जीजी ने उसे क्या कहकर समझाया? लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने का समर्थन नहीं था। उसका मानना था कि सूखे के दिनों में पानी की कमी होती है। इस तरह मेहनत से इकट्ठा किया गया पानी अंधविश्वास के नाम पर इंद्रसेना पर फेंका जाना गलत है। जीजी भी यह कार्य करती है तो वह नाराज हो जाता है। जीजी उसे कहती है कि बादलों से वर्षा लेने के लिए इंद्रसेना लोगों से जल का दान कराती है। यह फसल बोने के समान है। इसके बाद ही भगवान इंद्र वर्षा करते हैं। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर के काले मेघा पानी देके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को संपूर्ण किया। हम आगे आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यूज और गद्यांश के लिए पैराग्राफ की वीडियोस बनाकर लाएंगे। आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर की वीडियो को अच्छे से पढ़ें और समझें, ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और अधिक वीडियो को और चीज़ों को आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और हमारी आने वाली वीडियोस की वेट करना। तब तक के लिए थैंक यू।